ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल गई होती है अपना चेकअप करवाने के लिए। और तो यहाँ पर डॉक्टर यानी कि वो गायनेकोलॉजिस्ट उसे बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है। अन्य बात सुनते ही यहाँ पर उसे उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं होता क्योंकि रिसेंटली उसका डाइवोर्स हुआ था। फिर बाद में हमें कुछ समय पहले का सीन बताया जाता है जहाँ पर शाओ को उसका हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रही थी क्योंकि उनके अकॉर्डिंग शाओ इनफर्टाइल है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। शाओ यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि प्रॉब्लम उसमें नहीं है, वो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा कर भी आई है, वो इनफर्टाइल नहीं है। यहाँ पर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है तो तुम्हें क्या लगता है तुम इनफर्टाइल नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम मुझ में है? मुझ में प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। एंड एज अ मैन यहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा ही नहीं। एंड दूसरे यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसका सारा सामान घर से निकाल कर बाहर फेंक देती है, कहते कि जब से तुम हमारे घर पर आई हो तब से हमारे घर पर कोई प्रगति हो ही नहीं रही है और मेरा बेटा बेचारा अब वो तुमसे भी थक गया है। एंड यहाँ पर वो अपने बेटे को बताने लग जाती है कि वो बहुत जल्दी उसकी शादी करवाने वाली है। यहाँ पर उसका हस्बैंड क्लियर कर देता है कि अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर का दरवाजा तक बंद कर देते हैं। फिर बाद में यहाँ से शाओ जाने लग जाती है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कॉलेज में भी उसे बुली कर लिया जाता था क्योंकि शाओ की जो शादी है वो बहुत जल्दी हो गई थी और उसकी शादी उसी के पेरेंट्स से करवाई थी पैसों के लिए। एंड यहाँ पर इन सारी चीज़ों की वजह से वो बेचारी अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब उसके पास कहीं जाने का ऑप्शन बचता ही नहीं है, वो अपने खुद के घर भी नहीं जा सकती। तो वो यहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि उसे कैसे भी करके पैसे अर्न करने होंगे जिस वजह से वो अपनी स्टडीज़ को वापस से रीस्टार्ट कर सके। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड हान को देखते हैं जहाँ पर उसका ड्राइवर उसे याद दिला रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू आपकी फैमिली की जीन अगर आपने 30 की उम्र के पहले आपने अगर शादी कर अपने डीएनए को आगे फॉरवर्ड नहीं किया तो फिर यहाँ पर 30 के बाद आप ऐसे भी इनफर्टाइल होने वाले हो जहाँ पर आप फिर किसी भी अपने ऑफ स्प्रिंग को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर हान सोचने पड़ जाता है कि वो जो कुछ भी कर ले उसे किसी लड़की को अट्रैक्शन होता ही नहीं है। फिर हम यहाँ पर शाओ की फ्रेंड सिया को देखते हैं जो कि इसे अपने यहाँ पर वर्क प्लेस पर लेकर आ जाती है जो कि एक मसाज सेंटर होता है। यहाँ पर शाओ श्योर नहीं थी कि उसे यहाँ पर जॉब मिलेगी भी या फिर नहीं, या फिर ये जॉब उसके लिए सूटेबल भी होगा या फिर नहीं। यहाँ पर सिया उसे कॉन्फिडेंस देती है, कहते कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं चीज़ों का ध्यान तुम्हारे लिए रख सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या तुम सच में वापस गाँव जाना चाहती हो? शाओ यहाँ पर सोचने पड़ जाती है एंड सिया उसे याद दिलाती है कि तुम अपने खुद के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा भाई और तुम्हारे सिस्टर इन लॉ पड़े होंगे, वो तो तुम्हें वहीं पर मार डालेंगे। शाओ यहाँ पर डिसाइड कर लेती है कि ना ही वो अपने एक्स हस्बैंड के घर पर जाएगी और ना ही वो अपने खुद के घर पर जाएगी। वो अब कुछ ना कुछ कर पैसे सेव कर ट्यूटोरियल क्लासेस लेगी जिसके बाद में वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देकर पास हो जाएगी। एंड यहाँ पर शाओ को वो जॉब मिल जाती है। फिर हम उसी सेम मसाज सेंटर में यहाँ पर हान को देखते हैं एंड हान यहाँ पर मैनेजर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहा होता है कि देखो लास्ट टाइम की तरह कोई वुमेन मेरे रूम के अंदर गलती से भी नहीं आनी चाहिए। मैनेजर यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि जो लास्ट टाइम आई थी उसे तो हमने कब का वहाँ से फायर ही कर दिया है एंड इस बार हम मेक श्योर करेंगे कि कोई भी वहाँ पर नहीं आ पाए। फिर जैसे वो वहाँ से जाने लगता है उसकी तकरार यहाँ पर शाओ से हो जाती है। यहाँ पर हान शाओ को देखकर सोचने पड़ जाता है कि उसने शाओ को कहीं पर तो देखा है। फिर बाद में यहाँ पर शाओ से माफी मांगती है और अपने सारे ऑब्जेक्ट्स मैनेजर को दे रही होती है। दूसरे यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि लाइफ में ये पहली बार हुआ है जहाँ पर मैंने मेरे बॉस को किसी वुमेन को टच करते हुए देखा है। तो फिर यहाँ पर वो सोचने पड़ जाता है और वो मैनेजर को जाकर इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि शाओ को वो मिस्टर हान के रूम में भेज दे। मैनेजर पहले तो मना करता है लेकिन हान बोलता है कि देखो मैं उसका असिस्टेंट हूँ और मुझे पता है कि उनके लिए क्या चीज़ बेटर होगी। फिर बाद में यहाँ पर मैनेजर शाओ को इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। शाओ यहाँ पर अंदर जाने से पहले उससे क्वेश्चन पूछने लग जाती है, कहती है कि मुझे जहाँ तक पता है मिस्टर हान को यहाँ पर फीमेल स्टाफ बिल्कुल नहीं पसंद है एंड लास्ट टाइम जिस स्टाफ ने उनका मसाज किया था वो तो यहाँ से फायर भी हो चुकी है, तो मेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पर मैनेजर उसे कंसोल करता है, कहता है कि देखो उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे टेक्निक्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और क्या पता तुम्हें यहाँ पर अच्छी खासी टिप भी मिल जाए। फिर यहाँ पर शाओ अंदर जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड दूसरे यहाँ पर हान भी उस रूम में रेडी होकर आ जाता है एंड यहाँ पर हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर सैंड वाले परफ्यूम को लिफ्ट कर रहा होता है जिसमें से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस की स्मेल आती है। लेकिन यहाँ पर वो तो कुछ और ही होता है। दूसरे वहाँ से वो चला जाता है और मिस्टर हान अपने उस बेड पर लेट जाते हैं
वो यहाँ पर शाव आ जाती है। हान को अभी भी लग रहा होता है कि वहाँ पर उसका स्टाफ लीन आया हुआ है। जैसे यहाँ पर शाव मसाज करने लगती है उसे उसका हाथ बड़ा सॉफ्ट लगने लगता है, जहाँ पर हान उसे कह जा रहा था कि लगता है अब तुम्हारे हाथों में पहले जैसी बात नहीं रही, तुम कुछ ज्यादा सॉफ्टली यहाँ पर मसाज कर रहे हो। दूसरे यहाँ पर उसे गर्मी लगने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर शाह से बताती है कि वो उसके एक्यूपेंचर को अच्छी तरीके से प्रेस करके उसे रिलीफ दिलाना चाहती है। एंड यहाँ पर उसकी आवाज़ को सुनते ही हान शॉक हो जाता है, कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड यहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में आकर उसके गले को दबाने लग जाता है। शाह यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर कोई भी फीमेल स्टाफ का अंदर आना अलाउड नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके मास्क को उतारता है और उसे देखने लग जाता है। शाह कहते हैं कि मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है। फिर उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि ये लड़की यहाँ पर उसे पैसे लेने के लिए आई है ताकि वो उसे सेड्यूस कर सके। तो यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर उसे कितना चाहिए। शाह को तो लगता है कि यहाँ पर वो टिप की बात कर रहा है, तो वो उसे खाली 300 रुपीज़ मांग रही होती है, लेकिन 3 का इशारा करते हुए हान को वो 3 मिलियन लगता है। तो फिर शाह ना भूलती है, लेकिन वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें 30 मिलियन देने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर शाह उसे तुरंत ही रोकती है, कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर हान को कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है। दूसरे यहाँ पर वो जो स्मेल था, यानी कि वो जो स्मोक था, उसकी स्मेल की वजह से उसके ब्रेन पर असर होना शुरू हो गया था, जहाँ पर उसके हार्मोन्स उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थे। एंड ठीक ऐसा शाह के साथ भी होने लग जाता है। तो वो यहाँ पर वो दोनों एक साथ एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर जैसे वो लोग होश में आते हैं तो फिर यहाँ पर हान को समझ आता है कि शाह तो पहले से वर्जिन थी, हालांकि वो भी पहले से वर्जिन था। शाह तो यहाँ पर पूरी कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर उसने अपनी बॉडी को ये सारी चीज़ें करने के लिए अलाउ कैसे किया। दूसरे यहाँ पर हान उसे 30 मिलियन का कार्ड देकर जाने लगता है। शाह यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, कहती कि मैं यहाँ पर सेल के लिए नहीं हूँ, मैंने जो 30 आपसे मांगे थे वो मेरी टिप थी, ना कि मेरा प्राइस था। तो फिर हान यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि बस भी करो, और कितनी ज़्यादा ग्रेडी बनोगी, सभी को पता है कि मेरे रूम में फीमेल स्टाफ का आना अलाउड नहीं है। वो कहती है कि मैनेजर ने मुझे खुद अंदर भेजा था, लेकिन यहाँ पर उसे पता होता है कि वो मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देकर आया है, तो मैनेजर उसे अंदर आने के लिए बोल ही नहीं सकता। तो वो उसे ग्रीडी बनने के लिए ना कहने लगता है, कहते हैं कि जो 30 मिलियन दिए उससे अपनी अच्छी लाइफ जी लेना। एंड यहाँ से शाह उठकर सीधा चली ही जाती है। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट आ जाते हैं, जहाँ पर शाह मेक श्योर करती है कि वो इस चाइल्ड को अच्छे से बर्थ देख कर ही रहेगी, भले ही वो उसके फादर के बिना क्यों ना हो। इतने में यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड सिया का कॉल आ जाता है, जो तुरंत ही यहाँ पर उसे उसके वर्क प्लेस पर आने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड और उसकी एक्स मदर इन लॉ आकर तमाशा खड़ा कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर बेचारी टेंशन में भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। एंड यहाँ पर हम उसके एक्स हस्बैंड को देखते हैं और उस एक्स हस्बैंड की मम्मा को, जो कि यहाँ पर उस मैनेजर पर चिल्ला रहे होते हैं कि वो एक घर से भागी हुई लड़की है, एंड यहाँ पर तुम उस लड़की को इस जॉब पर कैसे रख सकते हो। इतने में यहाँ पर शाह भागती हुई आ जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे वर्क प्लेस पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर आकर सारा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो। आंटी तो यहाँ पर शाह को थप्पड़ लगा देती है, कहती है कि घर से भागकर तुम यहाँ पर ऐसी जगह पर काम करने के लिए हो, तुम्हें शर्म जरा से भी नहीं आती है क्या। शाह यहाँ पर उनसे कहने लग जाती है कि पहली बात, मैं घर से भागी नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला है, और ऐसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, ना ही तुम्हारा मेरा रिलेशन है और ना ही मेरा रिलेशन तुम्हारी कुछ फैमिली के साथ में है। तो फिर यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद करो। उसके एक्स हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, वो सीधा उसका सर ही पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसी बात करने की। मेरी फैमिली ने यहाँ पर तुम्हारे फैमिली को पैसे दिए थे और तुम यहाँ पर हमारे घर पर आकर मुफ्त में बैठ के खा रही थी, अपनी लाइफ जिए जा रही थी, और तुम यहाँ पर आके इस तरीके का काम कर रही हो। तुम्हें तो यहाँ पर हमें जिंदा ही मार देना चाहिए। एंड यहाँ पर उसकी आंटी तो उसे वापस से थप्पड़ लगाने वाली थी, जहाँ पर सिया उन्हें मारने से रोकने लगी, कहती है कि उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है, और ऐसे भी वो घर पे बैठकर आपके हाथ का मुफ्त का खाना नहीं खाया करती थी। 10 साल अपनी लाइफ की उसने डेडिकेट आपकी फैमिली को कर दी है, एंड यहाँ पर तो फ्री का बैठकर आपने खाया, उसे इस तरीके से बोलिए मत। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, साथ साथ यहाँ पर शाह भी उसे बोलने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर वो आंटी और तो और उसका एक्स हस्बैंड उससे कंपनसेशन मांगने लग जाते हैं, कहते कि देखो तुम इतने साल तक हमारे साथ थी
और डिवोर्स के बाद तुम्हें एलिमनी तो पे करनी ही होगी। शाह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहती कि डिवोर्स तुमने अपनी मर्जी से दिया था और मुझसे एक बार भी पूछा नहीं था। और रही बात 10 सालों की, तो मैंने खुद के पैसे अर्न कर कर छोटे मोटे काम कर कर घर को चलाया है, उसमें तुम्हारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। तुम्हारे पैसे तुम्हारी मॉम ने यूज़ किए और तुमने यूज़ किए दुनिया भर के स्टाइल मारने के लिए। तुम मुझसे पैसे मांगना बंद करो। यहाँ पर उसके एक्स हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, जो कहता है कि देखो डिवोर्स तो हो चुका, लेकिन अब तुम्हें वापस से शादी कर कर मेरे साथ मेरे घर पर आना ही होगा। शाह कहती कि देखो मुझे अच्छे से पता है तुम वापस मुझे घर लेकर जाकर मुझसे काम करवाओगे ताकि घर की एक नौकरानी तुम्हें मिल जाए जहाँ से तुम्हारे पास फ्री पैसे आने लगे तुम्हारे खाने पीने के लिए। लेकिन अगर ऐसा ही है तो बाहर जाकर खुद काम करो और खुद अर्न कर कर घर को चलाओ, न कि मेरा इस्तेमाल करो। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, कहती है कि बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। एक तो 10 सालों में तुम मुझे ना एक ग्रैंडसन और ना ही एक ग्रैंड डॉटर दे पाई हो। सारी की सारी कमियां तुम में थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर तुम्हें घर पर रख रहे थे, वही बहुत बड़ी बात है। सिया यहाँ पर आंटी पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि कमियां मेरी फ्रेंड में नहीं तुम्हारे खुद के बेटे में थी। तुम देख सकती हो कि यहाँ पर शाह प्रेग्नेंट है। एंड शाह को प्रेग्नेंट देख वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। एंड फिर दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं हान को और इसकी पूरी फैमिली को। जिस हम उसकी मॉम को देखते, उसकी ग्रैंड मदर को देखते, साथ ही साथ उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर को भी देखते। और यहाँ पर उसकी मॉम ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो बहुत बीमार है। वो कहने लग जाती है, ये लगता है तुम हमारी फैमिली के आखिरी वंशज रहोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम शादी करने के लिए रेडी हो ही नहीं। दूसरा यहाँ पर हान को शाह की याद आ रही होती है, जिसके साथ यहाँ पर उसने नाइट स्पेंड किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से तुरंत ही भाग पड़ता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें 3 मंथ्स के पहले की बात याद दिलाता है कि एक्चुअली मिस्टर हान रिलेशनशिप में थे और उस लड़की के साथ में उन्हें नाइट भी स्पेंड की थी। यहाँ पर वो तीनों की तीनों आंटियाँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि देखो कुछ भी कर कर उस लड़की को ढूंढ निकालो एंड देखना कि उस लड़की के पास अच्छे मैनर्स हो, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रखें और फिर हम उसे यहाँ पर हमारे घर की रानी बनाकर रखेंगे। एंड यहाँ पर असिस्टेंट खुशी खुशी शाह को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर तो फिर वापस हम वो सीन पर आ जाते हैं जहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड शाह को थप्पड़ मार देता है, कहता है कि मेरे घर से निकलने के बाद तुम ये सारे काम कर रही थी, मुझे पहले से तुम्हारी जो नीयत है वो पता थी। शाह यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग जानबूझकर उसके पेट पर मार रहे होते हैं। एंड सिया यहाँ पर उन्हें रोक रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर वहाँ की जितनी स्टाफ्स होती है वो शाह को लेकर उसकी पुजाइयाँ करने लग जाती है और साथ साथ ये भी कहती है कि ऐसी लड़कियों को तो हमें यहाँ पर जहाँ पर रखना भी नहीं चाहिए, हमारी कंपनी का ही नाम खराब होगा, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। शाह यहाँ पर बताने लग जाती थी कि देखो मुझे पता है कि आखिर इस बेबी का चाइल्ड कौन है। एंड यहाँ पर वो हान का नाम ले लेती है, जहाँ पर हान का नाम सुनते ही मैनेजर तो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। साथ साथ वो भी सोच में पड़ जाता है कि 3 महीने पहले तो यहाँ पर ही उसने मसाज दिया हुआ था उसे, तो हो सकता है कि शायद से ये सारी बातें सच हो। स्टाफ्स यहाँ पर कहने लग जाते कि झूठ बोलना बंद करो, मिस्टर हान यहाँ पर चाइना के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट पर्सन है, वो यहाँ पर तुम्हें हाथ लगाएंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो हमेशा वुमेन से अपने डिस्टेंस बना कर ही रखते। वापस से यहाँ पर मैनेजर सोच पड़ जाता है कि लड़कियाँ तो सही बात कह रही है और ऐसे भी। फिर बाद में यहाँ पर शाह को वो बोलने लगता है कि देखो तुमने यहाँ पर रूल्स का ब्रेक किया हुआ है, हम यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स के साथ पे इंटीमेट नहीं हो सकते, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ तो बहुत खुश हो जाती है, कहती कि देखो अब तुम क्या ही कर सकती हो, तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है, अब हम तुम्हें लेकर तुम्हारे खुद के घर वापस जाएंगे, फिर देखना तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे सबक सिखाता है। एंड ज़बरदस्ती यहाँ से वो लोग उसे लेकर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर सिया उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन वहाँ की वो कनिंग स्टाफ्स उसे रोक लेती है, कहती है कि देखो दूसरे के फैमिली मैटर में अभी टांग ना लड़ाओ तो बेहतर होगा, ऐसे भी अगर तुम यहाँ से अभी गई तो वह यहाँ पर तुम भी इस सिचुएशन में पड़ जाओगी और हमारे रेपुटेशन का तो जो सवाल है वो नीचे गिर जाएगा, तो तुम्हें इस जॉब को छोड़नी पड़ेगी, तो सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना। एंड दूसरे यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड जी उसे लेकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर वो लोग ज़बरदस्ती उस शाह को मिनी बस में बैठा देते। शाह बहुत मना कर रही होती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो उसकी एक बातों को नहीं सुनता और सीधा उसे उस मिनी बस के अंदर डाल देता है। इतने में वहाँ पर से असिस्टेंट गुजरता है, जिसे लग रहा था कि शायद से उसने उसी लड़की को देखा है, लेकिन वो श्योर नहीं था। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर सिया नीचे गिरे हुए रिपोर्ट्स को देख रही होती है।
अभी भी वो स्टाफ शाह की बुराई कर रहे थे एंड मैनेजर से कह रहे थे कि हमें ऐसी लड़कियों को यहाँ पर जॉब नहीं देना चाहिए। और आई बड़ी मिस्टर हान का नाम ले रही थी। देखो तो वो तो हान के जूते के बराबर भी नहीं है, वो हान के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट कैसी हो सकती है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट आता हुआ उनकी बातों को सुन लेता है। फिर वो उन रिपोर्ट्स को देखकर बहुत शॉक हो जाता है, साथ साथ खुश भी, और उसे पता चलता है कि ये लड़की तो ट्रिपलेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है। एंड वो उस रिपोर्ट को लेकर तुरंत ही कॉल लगाने लग जाता है और तो और यहाँ पर वो हान को बताने लगता है कि 3 मंथ्स पहले जिस वुमन के साथ में आपने नाइट स्पेंड की थी वो प्रेग्नेंट है, और वो भी ट्रिपलेट्स के साथ में। एंड यहाँ पर हान का कॉल स्पीकर पे होता है, जहाँ पर हान तो ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन उसकी जो मम्मी होती है, उसकी दादी होती है और उसकी ग्रेट ग्रैंड दादी होती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हान उसे एक्सेप्ट करने से मना कर लेता है। कहता है कि देखो, एक बार वो बेबीज़ बॉर्न हो जाए तो मैं उनका ध्यान रखने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उस वुमन को मैं अपने घर पर नहीं आने दूंगा। वो वहाँ पर मसाज सेंटर में काम करती है एंड ऐसी अनबॉदर लो स्टैंडर्ड वाले लोगों को मैं अपने घर पर नहीं आने दे सकता। ये बात सुनते उन तीनों आंटियों को गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन को ले लेती है। कहती है कि देखो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो लड़की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, जा जाकर उसे ढूंढो एंड मेक श्योर करना उसके पेट में जो बेबी है वो किसी और का नहीं बल्कि हान का ही हो। फिर दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं ज़ीक और उसकी मॉम को, जो यहाँ पर शाह को लेकर उसके प्लेस पर आ जाती है। और यहाँ पर उसकी मॉम सभी लोगों को बताने लग जाती है कि ध्यान से देखिए इस लड़की को, 10 साल तक ये मेरे बेटे के साथ में एक शादी वाले रिलेशन में थी, लेकिन कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। एंड यहाँ पर जैसे वो घर के बाहर कदम निकली वो तुरंत ही प्रेग्नेंट हो गई। न जाने इसने किसके साथ भी अपनी पूरी नाइट स्पेंड की होगी। दूसरा यहाँ पर जी भी सभी को बता रहा होता है कि हाँ, वो हमारे घर से 3 महीने पहले भागी थी, सारे के सारे पैसे लेकर। मुझे लगता है कि अपने लवर के पास ही भागी होगी। और तो यहाँ पर ये लो स्टैंडर्ड जैसे मसाज वाला काम करती है, तो कहीं इसने अपने किसी क्लाइंट के साथ में मुँह काला ना कर लिया हो। एक तो मैंने इसे 10 साल से घर में बैठाया है, खाना खिलाया है, क्या कुछ नहीं दिया है, और हमें इन सब चीज़ों की सज़ा ये इस तरीके से दे रही है। यहाँ पर सभी लोग शाह की बुराइयां करने लग जाते हैं। शाह यहाँ पर सभी को समझा रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं था। जी भी यहाँ पर शाह को थप्पड़ मारकर अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है एंड सभी लोग शाह पर यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। शाह अपने आप को जस्टिफाई कर भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई भी उसे सुनने के लिए रेडी नहीं था। दूसरे यहाँ पर हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि मैनेजर से शाह से सारे इन्फॉर्मेशंस निकाल लेता है। और यहाँ पर मैनेजर शाह की तारीफ ही कर रहा था कि वो बहुत अच्छी मसाज दे दिया करती थी। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स उसके साथ ही अपॉइंटमेंट बुक किया करते थे। इतने में यहाँ पर सीईओ उसकी फैमिली कंडीशन के बारे में बताने लग जाती है कि आखिर उसके एक्स हस्बैंड और तो उसकी एक्स मदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा बुझ है। डिवोर्स होने के बाद भी वो लोग ज़बरदस्ती उसे लेकर गए हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि 3 महीने पहले जो गलती थी वो शाह के बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैनेजर ने ही उसे उसके रूम के अंदर भेजा था। मैनेजर कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे उसके असिस्टेंट यानी कि इन्होंने ही मुझे कहा था शाह को अंदर भेजने के लिए। एंड ये वाली बात को सुनकर असिस्टेंट को याद आता है कि ये बात तो मैंने बॉस को बताई नहीं कि उसमें उस बेचारी की गलती नहीं है, मैंने उसे उस रूम के अंदर भेजा हुआ था। तो वो उसे कॉल लगाने लग जाता है। दूसरे यहाँ पर सारे लोग होते हैं जो कि शाह के ऊपर चीज़ें फेंक रहे थे और उसे स्लट बुला रहे थे। शाह यहाँ पर सभी को चिल्ला चिल्ला कर रुकने के लिए कहती है, लेकिन सभी लोग रुकते इसलिए है ताकि वो उसको सुना सके। एंड एक बार फिर से वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर शाह का भाई आ जाता है, साथ साथ उसके सिस्टर इन लॉ भी। जी यहाँ पर फैंग से कहने लग जाता है कि तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी बहन की काली करतूत थे, अब तुम क्या कहना चाहोगे? और हमने जो तुम्हें 5 लाख दिए थे वो 5 लाख हमें अब वापस करो, क्योंकि हमें तुम्हारी बहन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फैंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि ऐसी बहन से तो अच्छा है मेरी कोई बहन हो ही ना। इसकी सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर कंपनसेशन मुझे पे करना पड़ रहा है। उसकी वाइफ बोलने लग जाती कि नहीं, हम क्यों पे करें, यह सारी गलती इसकी है, ये हॉर्नी हुई थी, इसमें हमारी क्या गलती है और इसी गलती के लिए हम क्यों सजा भुगते? ऐसी लड़की के साथ तो हमें रिलेशन रखना भी नहीं चाहिए। फैंग यहाँ पर सभी के सामने बोलने लग जाता है कि आज मैं सभी लोगों के सामने मेरा और इसका भाई बहन वाला रिलेशन आज ही के आज ख़त्म कर रहा हूँ। इसकी वजह से मेरे मॉम डैड भी नहीं रहे और ये यहाँ पर ये सारे काम किए जा और हमारी फैमिली का पीछा छोड़ ही नहीं रही है। शाह यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो? जो घर मॉम डैड मुझे देना चाहते थे वो तो मैंने तुम्हें दे भी दिया और अब तुम यहाँ पर मेरे साथ छोड़ने की बात कर रहे हो। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट को कहते जो कि हान को सारी बातें बता रहा होता है। हान यहाँ पर शॉक हो जाता है, कहता है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो बताने लग जाता है क्योंकि मैं डर गया था, मुझे लगा था कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, लेकिन एक टाइम था जहाँ मैं बताने वाला था बट मैं फिर भूल चुका
रहा था। और साथ साथ मुझे पता है कि शाह बहुत अच्छी लड़की है। अकॉर्डिंग टू मैनेजर वो बहुत ही ज़्यादा ट्रूथफुल और काइंडफुल लड़की है। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान समझ जाता है कि शाह जानबूझकर उसके रूम में नहीं आई थी, बल्कि मैनेजर ने सच में उसे भेजा हुआ था। एंड जो वो उस दिन कह रही थी वो सब कुछ सच है। एंड उसके बेली में सिर्फ और सिर्फ उसी का बेटा है, यानी कि उसी के ट्रिपलेट्स बच्चे हैं। एंड यहाँ पर वो जो आंटियाँ होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। सिया यहाँ पर फ़ोन को स्पीकर पर रखकर बात करने लग जाती है। कहती है कि हमें जल्द से जल्द शाह को ढूंढकर उसके विलेज की ओर जाना ही होगा, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड और उसके एक्स मदर इन लॉ से लेकर उसे घर की ओर गए, जहाँ पर वो उसका भाई और उसकी सिस्टर इन लॉ, ये चारों के चारों लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। शाह को कुछ भी हो सकता है, हमें जल्द से जल्द उसे बचाना ही होगा। एंड फिर हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने उसे एक बैम्बू के केज में बंद कर रख दिया होता है। शाह यहाँ पर रोते रोते उन्हें कह रही होती है कि माना कि तुम मेरे एक्स हस्बैंड थे, लेकिन अब हमारा रिश्ता कुछ है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। जी बोलने लग जाता है कि देखो अब तो अपना नाटक बंद कर दो, ऐसे लोगों के साथ हमें ऐसे ही करना चाहिए, और तुम जिंदा रहना भी डिजर्व नहीं करती हो। साथ साथ उसकी मदर इन लॉ भी यही बोल रही होती है कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया है, तुम्हें तो ये सज़ा मिलनी चाहिए। और गांव वालों के रूल्स अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ऐसा कोई क्राइम करता है उन्हें यही सज़ा दी जाती है। अब देखना कैसे तुम गुट गुट कर मर जाओगी। सभी विलेजर्स भी यहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते, उसे क्रिटिसाइज कर रहे होते। शाह यहाँ पर सभी को समझा रही होती है कि डिवोर्स होने के बाद ये सब कुछ हुआ है, उसके साथ रहते हुए मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। एंड यहाँ पर शाह अपने भाई फैंग से मदद मांगने लगती है। एंड फैंग यहाँ पर कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तो अभी के अभी यहाँ पर हमें पानी के अंदर डाल देना चाहिए। और वो लोग यहाँ पर उसी केश को उठाने लग जाते। दोस्तों यहाँ पर शाह का जो स्टमक पेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। एंड वो लोग उसके केज को उठाकर पानी में फेंक ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर हान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में आ जाता है और उन सभी को वहीं पर रुकने के लिए कह देता है। जी यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी को जानता नहीं था कि वो हान है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है तो तुम भी हो इसके साइड लेवर जिसके साथ में उसने अपना मुंह काला किया, तुम्हें तो इसके साथ हमें इस केज के अंदर डाल देना चाहिए और तुम दोनों को पानी में डालकर डुबाकर जिंदा मार देना चाहिए। यहाँ पर शाह हान को वहाँ से जाने के लिए कह रही होती है, कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। एंड यहाँ पर हान शाह को देख रहा होता है, जहाँ पर उसे समझ आ रहा होता है कि शाह को उसने कितनी बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंड कर लिया। इसके बाद में यहाँ पर जी कहने लग जाता है कि अभी मुझे तुम्हें यहाँ पर समझाना ही होगा, और तुम्हारी लवर का कितना अच्छा साइड दिख रहा है, वो तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही है। अगर मेरे पास गन होती तो मैं तुम दोनों को गन से उड़ा देता। और यहाँ पर वो हान को मारने जा रहा था, लेकिन हान यहाँ पर उसे एक पंच मारता है, जहाँ पर वो एक पंच उसके लिए काफ़ी होता है और वो आंटी शाह के ऊपर उंगली उठाने लग जाती है। एंड यहाँ पर हान उसकी उंगली को ही मरोड़ देता है। फिर बाद में यहाँ से वो उन सभी को डरा डरा कर भगा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो शाह को बाहर निकालता है एंड उसे माफ़ी मांगने लग जाता है देरी से आने के लिए। एंड शाह यहाँ पर बेहोश हो जाती है। दूसरे यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर कर देता है कि उनमें से किसी को भी मत छोड़ना, और शाह को लेकर वह तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर गार्ड्स उन माँ बेटों को मिलकर यहाँ पर पानी के अंदर डुबाना शुरू कर देते, जहाँ पर वो आंटी और उसका बेटा माफ़ी मांगते कि हम अब से शाह को परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर देना। लेकिन वो गार्ड्स रुकते नहीं है, वो टाइम टू टाइम उनका सर जो है पानी के अंदर डुबाते रह जाते हैं ताकि उन्हें यहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो। इसके बाद में यहाँ पर शाह होती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो होश में आती है। एंड डॉक्टर यहाँ पर हान को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर चले जाते हैं। बाद में यहाँ पर हान कहते कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। एंड ये सुनते ही शाह यहाँ पर कहते कि नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरे बेली में तुम्हारा बच्चे है एंड यहाँ पर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कुछ ज़्यादा ही हाई है, इस वजह से मैं यहाँ पर तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ पर इन्हें बर्थ दूँगी और इनका ध्यान बड़े अच्छे से रखूँगी। अब मैं तुम्हें आकर ना ही हरास करूँगी और ना ही कोई प्रॉब्लम दूँगी, मैं शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ। हान कहता है कि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेबी को अबॉर्ट कर दो, तुम बेबी को जन्म दो और अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला हूँ और तुम मेरी फैमिली के साथ रहने के लिए आने वाली हो। और ये सुनते ही यहाँ पर शॉक हो जाती है शाह। एंड इसके बाद में हान यहाँ पर शाह को लेकर अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा के इशारा करते ही सभी गार्ड्स उसे ग्रीट करने लग जाते हैं। हान कहता है आपको नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा? तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लग जाती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो, हम उसे वेलकम कर रहे और उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर हान शाह को अपनी मम्मा, अपनी ग्रैंडमा और अपनी ग्रेट ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर वो सभी को आंटिया कहकर बुलाती है। लेकिन यहाँ पर वो लोग उससे वही कहने के लिए बोलते हैं जो कि यहाँ पर हान उन्हें बुलाता है। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं और उसे जल्द से जल्द अंदर लेकर चले जाते हैं। एंड यहाँ पर वो तीनों लोग शाह को उसका घर दिखाने लगते हैं
कहती कि देखो अब से ये तुम्हारे घर है, तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो, जो चाहिए वो ले सकती हो, जो खाना है वो खा सकती हो। यहाँ पर हान भी शाह से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे पूछ सकती हो। एंड यहाँ पर हान से ज़्यादा खुश तो वो तीनों आंटियाँ होती है, जहाँ पर वो एक्साइटेड में शाह को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं। आंटियाँ यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये बेडरूम हमारे पूरे के पूरे घर का सबसे बड़ा बेडरूम है और यहाँ पर देखो हमने इसे एज अ प्रिंसेस की तरह सजा कर रखा है ताकि तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। हान बोलने लग जाता है लेकिन ये तो मेरा बेडरूम है। तो फिर आंटी यहाँ पर उसका मुंह बंद करवा देती है, कहती कि था अब ये बेडरूम तुम्हारा नहीं है। एंड यहाँ पर वो लोग शाह से बोलने लग जाती है कि अगर यहाँ पर तुम्हें कोई डेकोरेशन नहीं पसंद आया तो तुम हमें बता सकती हो, हम इसका पूरा इंटीरियर चेंज करवा देंगे। शाह यहाँ पर उन्हें थैंक यू बोलने लग जाती है लेकिन कहती है कि ये घर तो मिस्टर हान का ही है एंड ये बेडरूम भी, तो फिर मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो इतना बड़ा घर है वो तो कहीं पर भी रह लेगा, सबसे पहली प्रायोरिटी तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन अगर तुम्हें हान के लिए इतना बुरा लग रहा है तो फिर तुम उसे अपने बेडरूम में रख सकती हो। एंड यहाँ पर बाकी के लोग भी एग्री करने लग जाते हैं। यहाँ पर हान मना कर देता है, कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी और छोटे से रूम में सो जाऊंगा। फिर बाद में यहाँ पर आंटिया उसे कहने लग जाती है शाह को लेकर शॉपिंग करवाने के लिए, बट शाह यहाँ पर मना करती है, कहती कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, मुझे किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ से समझाती है कि देखो लड़कियों के पास जितनी चीज़ें हो वो भी कम पड़ जाती है और हमें तुम्हारा ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पर तुम हमारे ट्रिपलेट्स का ध्यान जो रख रही हो। एंड यहाँ पर हान उसे लेकर चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर वो शाह को लेकर शॉपिंग कराने के लिए आ जाता है, जहाँ पर शाह सबसे पहले उन कपड़ों का रेट्स पूछने लग जाती है। एंड उनके रेट्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं तो फिर वो हान से कहती है कि हमें जाकर कहीं और देखना चाहिए। हान कहता है कि तुम रेट्स की वजह से जा रहे हो या फिर तुम्हें डिज़ाइन पसंद नहीं है। शाह कहते हैं डिज़ाइंस तो अच्छे हैं लेकिन इसका प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही है। एंड यहाँ पर हान उसे हर वो क्लोथ्स देने के लिए कह दे देता है जो कि यहाँ पर शाह ने टच किए थे। शाह यहाँ पर सोच फिर जाती है कि इसका बिल तो कुछ ज़्यादा ही होगा, ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों ही ले रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो वॉशरूम की ओर चली जाती है। एंड शाह यहाँ से जब वापस आ रही होती है तो उसे एक शोरूम दिखता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हिल्स रखे हुए थे। एंड यहाँ पर उसे वो बड़ा पसंद आता है। दूसरे वहाँ की जो स्टाफ होती है वो कुछ ज़्यादा ही रूड थी। वो शाह को बोलने लग जाती है कि उस हील पर नज़र मत डालो, तुम जैसे पुअर लोग तो उससे देखना भी डिजर्व नहीं करते हो। एंड यहाँ पर वो शाह को धक्का देती है, जहाँ पर शाह गिरने वाली थी लेकिन इतने में वहाँ पर हान आ जाता है और हान को देखते ही यहाँ पर वो स्टाफ हान से माफ़ी मांगने लगती है। हान कहता है कि तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुमने मेरी वाइफ के साथ में मिसबिहेव किया है, तुम्हें माफ़ी तो उससे मांगनी चाहिए। और रही बात इस हील्स की तो फिर ये तो मुझे अभी के अभी ला कर दे रही हो। शाह यहाँ पर उस हील्स को लेने से मना कर देती है, कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं ये पहन नहीं सकती। यहाँ पर हान उसे लेकर अंदर चला जाता है। शाह कहती है कि देखो जो कुछ भी हुआ हमें उसे भूल जाना चाहिए, ऐसे भी पहले भी ये सब कुछ हुआ करता था एंड मुझे इन चीज़ों की आदत है। एंड यहाँ पर हान उसे अपने इस बर्ताव को चेंज करने के लिए कहता है, बोलता है कि ऐसी चीज़ों की आदत ना डालो तो बेहतर होगा, अब से तुम सारी चीज़ें चेंज करने वाली हो। ये सुनकर यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आता। इतने में ही वो स्टाफ वहाँ पर वो हील्स को लेकर आ जाती है तो फिर यहाँ पर वो हील्स को लेकर अपने हाथों से पहनाने लगता है। शाह उसे मना कर दी है उसके लिए इतनी सारी चीज़ें करने के लिए। हान बोलता है कि देखो तुम्हें अब मेरी आदत डालनी पड़ेगी और अब से तुम मेरी पर्सन हो तो डिसरिस्पेक्ट और डिसएंकरेजमेंट वाली चीज़ तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तुम यहाँ पर वैसे ही रहोगी जैसे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड करता हूँ, फुल कंफर्टेबली और अच्छे से विद फुल रिस्पेक्ट। फिर बाद में यहाँ पर शाह घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो आंटिया शाह की शॉपिंग को देखकर उदास हो जाती है, कहते कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, इतनी कम शॉपिंग तुमने क्यों करवाई उससे। तो फिर शाह कहने लग जाती है कि इतनी ही शॉपिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा मैं और क्या ही ले लेती। फिर बाद में यहाँ पर हान वो सारे सामान को उसके बेडरूम में रखने के लिए कह देता है। बाद में यहाँ पर वो तीनों जन शाह को यहाँ पर लंच करने के लिए बोलने लगती है। शाह कहते कि इतनी सारे डिशेस क्या हम इसे ख़त्म भी कर पाएंगे। आंटी कहते कि देखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टाफ से कहकर सबसे अच्छी अच्छी डिशेस मंगवा ली है जो कि यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तुम आकर इसे टेस्ट तो करो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर शाह सबसे पहले उस स्टाफ को थैंक यू बोलती है इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ये सारा खाना बनाने के लिए। आंटी यहाँ पर कहती कि तुम खड़ी क्यों हो, आकर बैठो तो। एंड यहाँ पर शाह ओवर थिंक कर रही होती है। एंड हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जी के फ्रेंड्स घर पर आए हुए थे एंड यहाँ पर शाह ने उनके लिए खाना बनाया था एंड डिनर का टाइम भी हो चुका था।
तो यहाँ पर वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ रही थी एंड यहाँ पर जी ने उसकी चेयर को हटा ही दिया था, कहने लगता है कि तुम कौन होती हो हमारे साथ बैठकर खाना खाने वाली, जाओ जाकर किचन में खाना खाओ और सिर्फ राइस लेकर जाना और कुछ भी नहीं। एंड शाह यहाँ पर बेचारे एकदम नौकर की तरह यहाँ पर बैठ खाना खा रही होती है एंड यहाँ पर वही बात को याद कर कर वो बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है। आंटी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाह को क्या हो गया है। शाह बाद में यहाँ पर बैठ जाती है एंड उन्हें वो बातें बताने लग जाती है एंड वो बहुत थैंकफुल है कि वो लोग यहाँ पर शाह को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम्हारा एक्स हस्बैंड तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, हमें ये सारी चीज़ें सहन कर कर नहीं लेनी चाहिए। अगर वो लोग हमारे साथ ऐसे बिहेव करते तो हमें तो उनकी टांगें तोड़ कर रख देनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो लोग हान की ओर देखने लग जाते हैं। हान कहते कि आप सब मेरी ओर क्यों देख रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आंटी अभी यहाँ पर बोल रही होती कि ये सारी चीज़ें करना बहुत ही बुरी बात है, अगर वो हमारा बेटा ही क्यों ना होता हम उसे तो बहुत पीटते। फिर बाद में यहाँ पर शान सभी को थैंक यू बोलने लग जाती है और जहाँ पर वो लोग उसे थैंक यू बोलने से मना करते, कहते कि देखो अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो तो ये सारी चीज़ें जो थैंक यू है फॉर्मेलिटीज़ है वो बंद कर दो। एंड यहाँ पर एक एक करके वो लोग शाह की बाउल को भर देते और ढेर सारी चीज़ों से खाने के लिए कहते। दूध से यहाँ पर हान होता है जो कि शाह के लिए प्रॉन्स को पिल कर रहा था एंड वो यहाँ पर शाह को खाने दे रहा था। जहाँ पर ये चीज़ देखकर वो आंटी तो शॉक हो जाती है, मन में सोच रही होती कि हमारा बेटा इतना केयरफुल निकलेगा, हमें ये तक नहीं पता था। फिर बाद में यहाँ पर वांटिया बोलने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता कि प्रेगनेंसी को ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुका है, तो फिर आखिर तुम दोनों जाकर सर्टिफिकेट कब लोगे। एंड सर्टिफिकेट से इनका मतलब मैरिज सर्टिफिकेट का था। एंड ये वाली बात सुनते ही यहाँ पर शाह को खांसी आने लग जाती है। आंटी को लगता है कि ये सब कुछ हान की वजह से हो रहा है, जहाँ पर हान सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहता। तो फिर वो लोग यहाँ पर हान पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि आखिर तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। फिर यहाँ पर शान सभी को बताती है कि इसमें हान की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर शाह को ये सर्टिफिकेट नहीं लेना। आंटीज यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती हैं एंड शाह यहाँ पर उन्हें बताने लग जाती है कि एक्चुअली जब मैं उस घर से निकली थी तब मेरा एक गोल था कि मैं यहाँ पर अपने पैसों को बचाकर एंट्रेंस एग्जाम दूंगी और वापस अपने स्टडीज़ कंटिन्यू करूंगी, जिसके बाद मैं अच्छी सी जॉब पाकर अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करूंगी। ये बात सुनती आंटी बहुत इमोशनल हो जाती है, कहती कि तुम जो कह रही हो वो ठीक कह रही हो। एंड रही बात तुम्हारी स्टडीज़ की तो फिर यहाँ पर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट को तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बाद में यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि सही कहा, शादी कोई मजाक की बात नहीं है जो कि हम जल्दबाजी में कर ले, लेकिन अगर हम हमारे बच्चों के बारे में सोचे तो उन्हें कंप्लीट फैमिली देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर वो सर्टिफिकेट के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर आंटी जी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मैं तो कहती हूँ कल जाकर सर्टिफिकेट ले लो। लेकिन यहाँ पर शाम मना कर देती है, बोलने लगती कि नहीं, ये हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वो अपने पास मैरिज के बारे में बताने लग जाती है कि उसके भाई ने यहाँ पर उसकी शादी ज़बरदस्ती जी के साथ में करवाई थी, क्योंकि जी यहाँ पर ब्राइड्स एलिमनी गिफ्ट दे रहा होता है जो कि 5 लाख का था। तो सिंपली सी बात थी कि पैसों के लिए उसने अपनी बहन को बेच दिया था किसी और के घर पर। एंड यहाँ पर रही इस मैरिज की बात, तो ये मैरिज सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शाह मिस्टर हान के बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट है। तो वो यही कहना चाहती कि वो यहाँ पर हान को किसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहती जहाँ पर हान को ज़बरदस्ती बच्चों की वजह से शादी करनी पड़े। हान को उसी से शादी करनी चाहिए जिससे वो लव करता हो। यहाँ पर जो ग्रैंडमाज होती है और आंटीज होती है वो यहाँ पर उसके इस डीएनए वाली बात को बताने लग जाती है। साथ साथ यहाँ पर वो लोग शाह को ब्लेम नहीं करते, यहाँ पर वो लोग तो सारा का सारा ब्लेम हान पे डाल देते कि ये सब कुछ हान की गलती है। तुम सही कह रही हो, बिना लव बिना इमोशन के कोई रिलेशन आखिर कैसे आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर हान में तो कुछ इमोशंस है ही नहीं। और यहाँ पर हान को चिल्ला कर वो लोग इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं। हान यहाँ से जा रहा होता है जहाँ पर वो शाह को कहता है कि एक कंपनी हेल्थ केयर की है जो कि मेरे अंदर है, तो वो मैं तुम्हारे नाम पर कर जाऊँ और तुम जो चाहे वहाँ पर सारी फ्रीली चीज़ें कर सकती हो। और यहाँ पर वो मसाज सेंटर भी हान के नाम पर ही होता है। दूसरा हम यहाँ पर मैनेजर को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी स्टाफ्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि आज यहाँ पर हमारा न्यू बॉस आने वाला है, तो याद रखना उसकी नज़रों में अपना जो नाक है कटवाना मत, वरना तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। फिर बाद में वहाँ से वो चला जाता है। दूसरों यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर उनका न्यू बॉस कौन होगा और आखिर वो कितना हैंडसम होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर सिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर शाह के साथ कॉल पर बात कर रही होती है। वो कहती है कि तुम नीचे इंतज़ार करो, मैं तुम्हें मिलने के लिए अभी आती हूँ। और यहाँ पर जो स्टाफ्स होती है वो उसकी बातों को सुन लेती है एंड यहाँ पर शाह को परेशान करने के लिए वो लोग नीचे चली जाती हैं।
एंड यहाँ पर वो लोग शाह को बुली करना शुरू कर देती है। कहते हैं कि तुम में लगता है ज़रा से भी शर्म बची नहीं है कि तुम वापस से अपना मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर वो लोग तुम्हें वापस से जॉब दे देंगे? और यहाँ पर वो लोग शाह को धक्का मारते। दूसरी यहाँ पर शाह उस फोटो को ढूंढने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो जो फोटो थी वो उस स्टाफ मीन के पास में थी, जहाँ पर उस फोटो के अंदर शाह के मॉम डैड थे। यहाँ पर शाह ने वो फोटो वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन मीन ठहरी बहुत बुरे इंसान, यानी कि मीन इंसान ही। एंड यहाँ पर वो उस फोटो को देने के लिए रेडी थी ही नहीं। कहते कि अगर तुम्हें ये फोटो चाहिए तो नील डाउन कर माफ़ी मांगो और बैक कर फोटो को ले लो। लेकिन शाह यहाँ पर ऐसा करने से मना करती है, जहाँ पर मीन उस फोटो को उस पानी के अंदर डाल देती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। एंड यहाँ पर शाह उस पर गुस्सा कर उस फोटो को लेने लग जाती है। एंड मीन यहाँ पर उसे ढकेल भी देती है। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे कहने लग जाते हैं। जाते जाते यहाँ पर वो लोग शाह को कह रहे होते हैं कि देखना, आज से तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा और ऐसे भी तुम्हें फायर कर दिया गया। शाह यहाँ पर उन्हें गुस्से में कहने लग जाती है कि मुझे यहाँ से कोई फायर नहीं कर सकता, और अगर मैं फायर हुई भी नहीं हूँ, फायर जो आज हो रहा है वो तुम दोनों हो। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो लोग को ये सारी चीज़ें मजाक लगने लग जाती हैं। वो लोग कहते कि क्या तुमने जो कुछ भी कहा हमें वो सुना ही नहीं दिया। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं अपनी बात को रिपीट भी नहीं करने वाली हूँ, मैं बस इतना कहूँगी तो अपना सामान पैक कर और यहाँ से निकल चलो। यहाँ पर उन्हें लग रहा होता है कि शाह यहाँ पर उनके साथ मजाक कर रही है। वो लोग कहने लग जाते कि देखो, तुम कोई नहीं होते हो डिसाइड करने वाली कि हमें यहाँ से जाना चाहिए या फिर रहना चाहिए। ये तो तुम्हें आज यहाँ से निकाल रहे, तो ये मत सुनो कि हमें बोनस में तुम्हारे साथ निकाल रहे। बाद में यहाँ पर सिया आ जाती है और उन पर चिल्लाने लग जाती है, और वो लोग यहाँ पर सिया से कहने लग जाते कि लगता है हमें तुम्हारा भी गेम बजाना ही होगा, तुम्हें भी हमें यहाँ से शाह की तरह बाहर निकलवाना ही होगा। एंड इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर हान को देखकर वो दोनों डर ही जाती हैं। एंड यहाँ पर बाद में हान अपने गार्ड्स को जिनका फुट वॉश वाला पानी होता है वो यहाँ पर लाने के लिए कहता है, तो गार्ड्स वाद चले जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शाह से कह रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या करो, तुम तो अपने ऑफिस में होने चाहिए। हान कहते कि हाँ, मुझे लगा कि यहाँ पर आकर मुझे चीज़ों को देख लेना चाहिए। एंड अच्छा वो मैं यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर वो अपना कोट उतार कर उसे दे देता है। दूसरा यहाँ पर मीन और उसकी फ्रेंड सोच रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और यहाँ पर मिस्टर हान इस बेचारी पागल लड़की की साइड क्यों ले रहे हैं। ज़रूर यहाँ पर उसने हान को सड्यूस किया होगा या फिर कोई काला जादू किया होगा। बाद में यहाँ पे सिया ने कहने लग जाती है कि थोड़ा धीरे बात करो, तुम्हारी आवाज़ मेरे कान तक आ रही है। एंड रही बात काला जादू की, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एंड यहाँ पर हमारा न्यू बॉस कोई और नहीं बल्कि शाह ही है। इस बात को सुनते ही वो लड़कियाँ डर सी जाती है और उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। एक तो ये तक कहती कि देखो, यही सिर्फ जॉब मेरे पास है, मेरे पास और कोई जॉब नहीं है, और मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है जहाँ पर कोई भी मुझे इजीली जॉब दे देगा। तो फिर यहाँ पर प्लीज़ मुझे यहाँ से फायर मत करो। और वो लोग शाह से माफ़ी मांगते हैं। इतने में यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उनके लिए वो फुट वॉश वाला पानी लेकर आ जाते हैं बकेट के अंदर। एंड बाद में यहाँ पर हान कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। एंड वो दोनों उस बकेट के अंदर मुँह जाकर पानी पीना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सिया बहुत हंसती है। लेकिन अभी भी यहाँ पर शाह को अपनी उस फोटो की ही चिंता होती है। एंड बाद में यहाँ से हान उसे लेकर चला जाता है। दूसरे यहाँ पर हम उसकी एक्स मदर इन लॉ और एक्स हस्बैंड सी को देखते, जहाँ पर आंटी कह रही होती है कि सुना तुमने उस हान ने क्या कहा, उसने इसे तो यहाँ का ओनर बना दिया, अब बता जाने हमारा क्या हाल होगा, और ऐसे भी हमें छोड़कर जा चुकी है, हमें इससे कुछ फ़ायदा हुआ भी नहीं है। जी कहता है कि मॉम आप टेंशन मत लो, देखिए ये यहाँ की बॉस बन चुकी है तो ये चीज़ तो हमारे लिए अच्छी है ना, हम यहाँ पर उसे पैसे तो ऐसे निकाल सकते हैं अब। एंड यहाँ पर वो पैसे देने से मना बिल्कुल नहीं करेगी, बस हमें वो समय ढूंढना होगा जहाँ पर हान उसके साथ में ना हो, और फिर तो हमारा काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो चालाक आंटी भी प्लानिंग करना शुरू कर देती है। कहती कि हम हमारा कंपनसेशन तो वापस लेकर ही रहेंगे, भले वो इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू हो या फिर फिजिकल वायलेंस के थ्रू हो। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शाह अपने बेडरूम यानी कि मास्टर बेडरूम वाले हान के रूम में आ जाती है। एंड यहाँ पर वो उस इंसिडेंट को याद करने लग जाती है जहाँ पर हान ने उसकी केयर करते हुए उसे कोट दिया था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पर देखती है जहाँ पर निशान हुए होते किसी एलर्जिक चीज़ के। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है तो फटाक से उसे छुपा लेती है, पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहते हैं कि माफ़ कर देना, मैं भूल चुका था कि ये बेडरूम अब मेरा नहीं रहा। एंड यहाँ पर शाह को लगता है कि वो जा रहा है, लेकिन वो तो यहाँ पर डोर को लॉक कर देता है और उसे अपने स्लीव्स को निकालने के लिए कहता है। शाह यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट वुमेन हूँ, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हान से कहते हैं कि देखो अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारा स्लीव्स निकालूंगा। एंड यहाँ पर वो उसकी उस एलर्जिक वाली चीज़ को देखने के लिए ये सब कह रहा होता है। एंड यहाँ पर वो उसे देखकर पूछने लग जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ तुमने खाई है जिससे तुम्हें एलर्जी होती हो।
शाह कहते कि वो बात तो मुझे खुद को पता नहीं, एंड ये पहली बार ऐसा रिएक्शन आ रहा है। बाद में हान जाकर उसके लिए मेडिसिन ले आता है एंड मेडिसिन देकर वो उसे जल्दी सोने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। एंड शाह को अभी भी यहाँ पर समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो उसकी कितनी फिक्र कर रहा है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे खाती नहीं है, उसे टेबल पर रख देती है। दूसरा यहाँ पर हान था जो कि नीचे लिविंग रूम में बैठकर मैगजीन्स को पढ़ रहा था। इतने में यहाँ पर शाह को उसकी आवाज़ आती है तो वो तुरंत ही ऊपर चला जाता है। देखता है कि शाह यहाँ पर उस शोल्डर पर इचिंग कर रही होती है एंड दूसरे यहाँ पर शाह ने मेडिसिन नहीं लिए थे। वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर तुमने मेडिसिन क्यों नहीं लिए हैं। एंड यहाँ पर शाह उसे बताने लग जाती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड कोई भी तरीके का मेडिसिन लेना उसकी बेबीज़ के लिए अच्छा नहीं होगा, उनकी लाइफ को रिस्क में डाल सकता है। यहाँ पर हान उसे समझाता है कि देखो, मैंने डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने कहा था कि बहुत लो रिस्क वाला मेडिसिन है तो तुम इसे ले सकती हो, लेकिन यहाँ पर शाह उसे लेने से मना कर देती है। कहती है कि लो रिस्क का मतलब है रिस्क अभी भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्क जा चुका है, इसलिए मैं ये मेडिसिन नहीं लेना चाहती क्योंकि मुझे पता है ये बेबीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जितना ये लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही तुम्हारे लिए भी है, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें नहीं लूँगी। फिर बाद में यहाँ से हान चला जाता है और इसके लिए आइस पैक लेकर आ जाता है। कहता है कि डॉक्टर मैंने पूछ कर देखा, उन्होंने कहा कि गर्म आइस से अगर तुम्हारे हाथों पर मसाज करेंगे तो तुम्हें रिलीफ महसूस होगा। एंड यहाँ पर उस आइस की वजह से शाह को पेन हो रहा था, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। एंड बाहर करी सभी आंटीज उनकी आवाज़ को सुन रही होती है एंड उन्हें लग रहा था कि वो दोनों किस करेंगे और वो दोनों इमेजिन भी करती है, लेकिन यहाँ पर उनकी आवाज़ तो अंदर तक जा रही थी, जहाँ पर शाह उनकी आवाज़ को सुनकर हंसने लग जाती है। एंड हान से कहती कि हमें जाकर उन्हें बताना होगा कि हमें पता है कि वो बाहर खड़ी होकर हमारी बातों को सुन रही हैं। एंड यहाँ पर हान जाकर दरवाजे को खोल लेता है। आंटीज यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि हम तो बस यहाँ पर शाह को देखने के लिए आए थे। फिर बाद में यहाँ पर हान नीचे जाकर उन्हें सारी बातें बताने लग जाता है। आंटीज को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है कि बेचारी को इस समय पे एलर्जी किस चीज़ से हो गई हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पर आंटी से कह रही होती है, लेकिन हमें तो समझ आ रहा है कि तुम उसकी कितनी फिक्र कर रहे हो, कहीं धीरे धीरे तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। इतने में यहाँ पर शान की बातों को सुन रही होती है। हान कहता है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। आंटीज कहते कि बस भी करो, तुमने यहाँ पर उसके लिए श्रिम्प को पील तक किया था और तुम्हें लगता है कि हम डिफरेंस को नहीं देखेंगे। हान कहता है कि वो तो बस इसलिए क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है। यहाँ पर ये वो सारी बात शाह सुन लेती है, जहाँ पर उसे समझ आ रहा होता है कि ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ उन बेबीज़ की वजह से कर रहा है, जो कि ठीक भी है, लेकिन ये शादी सिर्फ बेबीज़ की वजह से नहीं हो सकती। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाह बैठकर बुक रीड कर रही होती है, जहाँ पर उसे कल रात वाली ही बात याद आ रही थी। एंड यहाँ पर शाह को अपने आप को क्लियरेंस देना ही होगा कि भले ही यहाँ पर शाह से धीरे धीरे पसंद क्यों ना करने लगी हो, लेकिन यहाँ पर हान उसे नहीं पसंद करता है। वो उसकी केयर कर रहा है तो भी वो बस इस वजह से क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वो भी उसके बच्चों के साथ में। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो उसे पढ़ने से मना करता है और उसे एक्सरसाइज करने के लिए अपने विला वाले जिम में लेकर चला जाता है। शाह कहते हैं कि लेकिन तुम मुझसे बॉक्सिंग क्यों करवाना चाहते हो, ऊपर से मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड यहाँ पर हान बहुत खुश दिख रहा था। वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा जो बॉक्सिंग का प्रैक्टिस है वो एकदम डिफिकल्ट नहीं रखूँगा, ये सिंपली तुम्हारी बॉडी की मूवमेंट के लिए है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सिखाने लग जाता है, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है एंड उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। एंड यहाँ पर शाह से डिनाई करने लगती है। हान कहते कि देखो, डिनाई कर कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए डिफरेंट फील करता हूँ। एंड इतने में यहाँ पर स्टाफ हो जाती है, जहाँ पर उनकी बात की जो बातें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह उन्हें बताने लग जाती है कि आज क्लासेस जाने का उसका पहला दिन है एंड आज से वो अपनी सारी प्रिपरेशंस की शुरुआत कर लेगी। आंटी को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता कि प्रेग्नेंट होते हुए बेचारे को इतना ट्रैवल करना पड़ेगा और इतनी मेहनत कर कर पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों यहाँ पर जो हान था वो बड़े गुस्से में था, तो फिर वो कह रहा था कि हाँ, ताकि यहाँ पर वो अपने बच्चों के साथ फ्रीली जी पाए, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आंटी इसको यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ है। फिर बाद में यहाँ से शाह चली जाती है, जहाँ पर वो अपने क्लासेस से बाहर निकल रही होती है तो उसका एक्स हस्बैंड और उसकी एक्स मदर इन लॉ से परेशान करने के लिए आ जाते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर वो लोग शाह को अपने साथ घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शाह कहीं पर भी जाने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, साथ साथ सी को भी। वो कहता है कि देखो, तुमने जो हमारे पैसे लिए थे वो तुरंत ही हमें वापस कर दो तो बेहतर होगा। शाह पूछने लग जाती है कि कौन से पैसे की तुम बात कर रहे हो। वो पैसे जो मैंने क्लब में क्लीनिंग का काम करते हुए जमा किए थे, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारी
इस घर के एक्सपेंसेस को पे कर सकूं। आखिर तुम कौन सी पैसों की बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ पर बोलने लग जाता है जी कि देखो ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे एलिमनी वाले पैसे वापस चाहिए जो कि यहाँ पर मैंने तुम्हारे भाई को दिया था। वो कहने लग जाते कि भूल जाओ, वो पैसे तुमने यहाँ पर फैंग को दिए थे और फैंग ने उन पैसों के बदले मुझे तुम्हें दिए थे, जहाँ पर मैंने 10 सालों की तरह नौकरों की तरह तुम्हारे घर के सारे काम किए थे। मैं पैसे लेकर आती थी जहाँ पर तुम लोग ऐशो की ज़िंदगी जीते थे, लेकिन अब बस अब ऐसा नहीं होगा। आंटी यहाँ पर कहती कि मुझे पता था तुम यहाँ पर पैसे देने के लिए हाँ बिल्कुल नहीं बोलने वाली हो, इसलिए मैं सारी प्रिपरेशंस करके आई हूँ। एंड यहाँ पर वो झोल उठाकर शाह को मार देती है, जहाँ पर शाह नीचे गिर जाती है। एंड बाद में यहाँ पर हान उसे मारने के लिए ज़बरदस्ती आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है। एंड इतने में वहाँ पर हान आकर उसे पंच मार देता है, जहाँ पर वो सभी गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। बाद में यहाँ पर शाह से वो कहने लग जाता है कि मैंने आज सुबह तुम्हें इतने मूव सिखाए थे, तुम उनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकती थी इसे मजा चखाने के लिए। शाह कहते कि लेकिन मेरे पास तो ग्लव्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपनी नेक टाई निकाल कर उसे हाथ में बांध देता है, जहाँ पर वो शाह को उसे मारने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर शाह अपनी मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत सारा मारती है। एंड यहाँ पर हान तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा होता है कि उसने शाह को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। दूसरा यहाँ पर जी तो बोलने के लायक भी नहीं बचता। एंड यहाँ पर हान उसे पूछते कि जरा मुझे बताना कि तुमने कौन से हाथ से उसे टच करने की कोशिश की। एंड यहाँ पर जी उसे कुछ जवाब नहीं रहा था, तो फिर हान कहते कि ठीक है मैं ज्यूम करता हूँ कि वो दोनों हाथ था। एंड उन हाथों पर अपना पैर जोर से कुचलना शुरू कर देता है, जहाँ पर आंटी चिल्ला कर शाह से माफ़ी मांगती है, कहती कि प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर शाह कुछ भी करने से साफ मना कर देती है। आंटी कहती कि देखो जो कुछ भी हो वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, तुम दोनों 10 साल तक साथ में रहे हो तो तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हो, और ऐसी वो कितना ज़्यादा पेन में है। शाह कहते कि तो इसमें मैं क्या करूँ, 10 साल तक मैं तुम्हारे साथ पेन में थी, तुम दोनों मिलकर मुझे बुली किया करते थे। आज जो मैंने जी के साथ किया है वो मुझे 10 साल पहले ही कर देना चाहिए था, और फैंग के साथ भी, तो इस सिचुएशन में मैं कभी भी नहीं पड़ती। फिर बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों कार में बैठे होते, जहाँ पर समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच बहुत ऑकवर्ड साइलेंस है। हान यहाँ फिर उससे माफ़ी मांगने लगता है। शाह कहते कोई बात नहीं, ऐसे भी मुझे किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट नहीं है। एंड जैसे वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, शाह तो वहाँ से कहते कि मैं दूसरी कार में चली जाऊँगी। एंड बाद में यहाँ पर हान को शीन का कॉल आ जाता है, जो उसे कहती है कि मैं वापस आ गई हूँ। एंड बाद में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं, जो कि बड़े प्यार से केक को डेकोरेट कर रही होती है, और ये केक उसी ने बनाया होता है। एंड यहाँ पर वो केक लेकर उसकी ऑफिस की चली जाती है। उसे लग रहा था कि उसे ये केक बड़ा पसंद आएगा। एंड यहाँ पर शीन होती है जो उसे अंदर जाने नहीं देती, कहती कि जो भी है मुझे दे सकती हो, मैं यहाँ पर ये हान को दे दूंगी। शाह कहती कि नहीं, मुझे उन्हें सामने से ये सब कुछ देना है। एंड यहाँ पर सभी लोग उसकी बुझाया करने लग जाते हैं, कहते कि इसकी हिम्मत तो देखो कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर मिस्टर हान के फियांसे के साथ में इस तरीके से बात कर रही है। दूसरा यहाँ पर शीन उसके हाथ में से केक लेकर सीधा डस्टबिन के अंदर फेंक देती है, कहती कि वो ऐसी चीज़ें नहीं कहा करता। एंड तुम जैसे लोग यहाँ पर कैसे आ जाते मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड शाह अभी भी इस चीज़ को लेकर ओवरथिंक करी थी। ये जो लड़की सामने खड़ी है जिसका नाम शीन है, वो हान के फियांसे ये बात उसे पता भी नहीं थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर हान बाहर आता है, कहता है कि किस समय का ये शोर मच रहा है। शीन कहती ही कुछ नहीं, बस कोई लोग बाहर से आकर परेशान करने लग जाते हैं, लेकिन क्या तुम आज मेरे साथ मूवी के लिए चलोगे। हान यहाँ पर उसे मूवी के लिए साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि देखो मेरी फियांसे है और वो प्रेग्नेंट है मेरे बच्चों के साथ में, और मैं तुम्हें वेडिंग पर ज़रूर इन्वाइट करूँगा, और मुझे तुम्हारे साथ बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और उसका डाउट यहाँ पर चला जाता है शाह पे, तो वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर शाह के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सीधा कह ही देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर होती है, जहाँ पर वो अपने आप को समझा रही थी कि ऑलरेडी हान की यहाँ पर फियांसे, तो फिर उसे हान से दूरी बना कर रखनी चाहिए। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है, जहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम केक्स को नहीं खाया करते हो। हान को पता नहीं होता कि वो वहाँ पर केक लेकर आई थी। फिर वो बताने लग जाते कि हाँ तुम्हारी फियांसे ने मुझे रोक दिया, और ऐसे भी मैंने अपनी लाइन्स को क्रॉस कर दिया, मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी भी आगे से ऐसा नहीं करूँगी। हान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शीन ने उसे ऐसा क्यों कहा कि वो उसकी फियांसे है, तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा शाह को लग रहा होता है कि हान शायद से गुस्से में आ गया है। इतने में यहाँ पर शाह को कॉल आने लग जाता है अपनी ऑफिस से, जहाँ पर वो मैनेजर बता रहा होता है कि हमें यहाँ पर बहुत बड़ी डील मिली है, जहाँ पर हमारे 3 बेस्ट मसाजर्स को वहाँ पर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर उनकी एक ही विश है और एक कंडीशन है कि यहाँ पर तुम भी जानी चाहिए, और तो हम उन तीनों को 5 मिलियन देने वाले हैं। ये सुनकर शाह हाँ कह देती है, लेकिन पहले तो उसने ना कहा था, बट मैनेजर बहुत ज़्यादा विश करता है एंड बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है, तो शाह यहाँ पर रेडी हो जाती है।
दोस्त हम यहाँ पर बर्थडे पार्टी को देखते हैं जो कि शीन की होती है। एंड यहाँ पर शीन ने ये सारी चाल चली थी जहाँ पर उसने 3 मसाजर्स को बुक किया हुआ था। एंड यहाँ पर शाओ शीन को देखकर शॉक हो जाती है। एंड बाद में यहाँ पर सिया बोलने लग जाती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। एंड शाओ यहाँ पर उसे बताती है कि वो मिस्टर हान की फियांसे। ये सुनते यहाँ पर सिया को शॉक लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो उन्हें बुलाने लग जाती है एंड कहती कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, फिर भी यहाँ पर तुम काम कर रही हो। शाह कहते कि हाँ, मैं अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँची हूँ जहाँ पर मैं मैटरनिटी लीव ले पाऊँ, और यहाँ पर आना मेरी रूल के अगेंस्ट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। दूसरे यहाँ पर वो उसे उसके पैर दबाने के लिए कहती है। जहाँ पर शाह उसके पैर पर मसाज करने लगती तो जानबूझकर शीन उसे पैरों से धक्का मार देती है एंड शाह यहाँ पर गिर जाती है और वह सभी लोगों के सामने यहाँ पर उसकी इंसल्ट करती है। शाह कहते कि देखो, मेरे साथ पंगा ना लो तो बेहतर होगा, मैं यहाँ पर मिस्टर हान की बेबी इसके साथ में प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगती है एंड सभी लोग कहते हैं कि मिस्टर हान और एक वुमेन के साथ में रहेंगे, ये बात पर तो हम आंख बंद कर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। शीन कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल लुक को प्रिपेयर किया है। एंड यहाँ पर वो उसका दोस्त वैंग होता है, जहाँ पर वैंग को वो इशारा करती है एंड वैंग यहाँ पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, जहाँ पर शाह को अच्छे से याद होता है जो कि उसे यहाँ पर हान ने सिखाया हुआ था। एंड यहाँ पर वो अपनी मूव्स का इस्तेमाल करते हुए वैंग को पंच और लात मार देती है। यहाँ पर शीन गुस्से में आकर उसके सर को पकड़ लेती है, तो फिर यहाँ पर शाओ उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है एंड भागते भागते यहाँ पर उसकी टकरान हान से हो जाती है। हान यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है और उसे उठाकर अंदर की ओर चला जाता है। यहाँ पर शीन उन्हें आने हुए देख लेती है एंड कहती है कि अब देखना, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हान जो है शॉ को अपनी गोद में लेकर आ रहा होता है, तो इस चीज़ से लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। ये चीज़ देखकर तो वैंग शॉक हो जाता है। वैंग कहता है कि लड़की तो नॉर्मल मसाजर है, यहाँ पर ये इसे लेकर क्यों आ रहा है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो शीन याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाद में यहाँ पर वो शाओ को लेकर बैठता है, उसे शूज़ पहनाता है, फिर उसे पूछता है कि ज़रा मुझे बताना कि तुम्हें किसने बुली किया है। शाओ यहाँ पर डर रही होती है तो वो उसे डरने से मना करता है एंड बाद में यहाँ पर शाओ वैंग की ओर इशारा करती है। वैंग तो यहाँ पर पूरा घबरा ही जाता है, तो यहाँ पर वो उसे बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन यहाँ पर वो गार्ड को इशारा करता है और गार्ड यहाँ से उसे लेकर चले जाते उसकी प्राइवेट प्लेस पे, जहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा धुलाई होने वाली है। यहाँ पर शीन को लग रहा होता है कि हान उसके साइड जाएगा। वो उसे कहते कि देखो, अब तो यहाँ पर आ ही गए तो बहुत जल्दी हमें सबको बतानी होगी कि हमारी एंगेजमेंट कब होने वाली है। हान यहाँ पर हंसने लग जाता है। यहाँ पर शाह बेचारी बहुत नर्वस थी एंड हान यहाँ पर सभी के सामने एंगेजमेंट और वेडिंग के बारे में बात करने लग जाता है कि वो बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन मेरी फियांसे अभी तक रेडी नहीं है। तो फिर शीन कहते हैं लेकिन मैं तो रेडी हूँ, मैं आज भी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। हान कहते हैं कि तुम मेरे फियांसे थोड़ी ना हो। एंड यहाँ पर वो शाह को अपनी फियांसे कन्फेस करता है एंड सभी के सामने यहाँ पर वो शीन की बेइज्जती कर देता है। शीन यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें पब्लिक में ये सब करना ज़रूरी है क्या। हान कहते हैं कि हाँ, तुमने पब्लिक में यहाँ पर मेरी फियांसे को इंसल्ट करने की कोशिश की है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। एंड यहाँ पर वो सभी को वार्न कर देता है कि कोई भी अगर शाओ पर बुरी नज़र रखेगा या फिर उसे तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो कि वैंग का हाल हुआ है। एंड यहाँ पर सभी लोग अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं चढ़ के मारे। एंड यहाँ पर शीन को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो लोग बाहर जाते हैं तो शाओ यहाँ पर उसे थाम के बुरे लगती है, कहते कि माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा रिलेशन ख़राब हो गया। हान कहता है कि देखो, पहली बात मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रूमर्स कौन फैला रहा है कि शीन मेरे फियांसे, ऐसा पहले से कुछ नहीं है। हम बस बचपन में साथ में एक साथ रहा करते थे और उसकी डैड ने मेरी जान बचाई थी, उससे ज़्यादा हमारे बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर वो नर्वस हो जाती है, तो जहाँ पर हान उसे सीधा किसी कर लेता है एंड कहता है कि देखो, मुझे एक रीज़न मिल रहा है एक वेडिंग सर्टिफिकेट को लेने का। शाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। हान कहता है कि तुम हो ही ट्यूबलाइट, तुम्हें चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती। एंड यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाता है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि वो शाओ से अट्रैक्टेड फील करता है। वो शाओ को उसके काइंड नेचर और गुड पर्सनालिटी की वजह से पसंद करने लगा है। एंड यहाँ पर शाओ भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग चले जाते हैं अपने घर पर। एंड यहाँ पर हान उसे वही वाली केक बनाने के लिए कहता है जो कि वो उस दिन ऑफिस में लेकर आई हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर हान ने खुशखबरी अपनी मम्मा, ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर को देने लग जाता है कि यहाँ पर वो सोच रहा है एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का, बहुत बड़े इवेंट को, जहाँ पर वो सभी के सामने शाओ को एज अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करवाएगा एंड साथ साथ अपने बच्चों को भी। शाओ यहाँ पर केक लेकर आ जाती है एंड वो उसकी बातों को सुन रही होती है। सभी आंटीज यहाँ पर यही कहते हैं कि हमें शाओ को उसकी बेस्ट लाइफ देनी होगी और यहाँ पर हमें उसे
सिक्योर फील करवाना होगा। इतने में यहाँ पर शाओ आती है जो उन्हें कुछ भी करने से मना करती है। कहते हैं कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है, तो पब्लिकली मैं यहाँ पर अपना इस इशू को, अपने स्टाइल को बाहर लाओ या नहीं लाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। आंटीज कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम हान को पसंद नहीं करती हो। हान यहाँ पर उसे बैठने के लिए जगह देता है। शाओ कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हान कहता है कि ऐसी बात है। तो फिर तुम यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मना क्यों कर रही हो? देखो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है मुझे लेकर, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी किसी वुमन के क्लोज नहीं गया हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई वुमन अगर मुझसे क्लोज है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। यहाँ पर आंटीज भी शाओ को कहने लगती है कि तुम हमें यहाँ पर इतने प्लेस देने वाली हो, हर एक बच्चे को हम रखेंगे, तो फिर हम तो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकते हैं और तुम हमें मना बिल्कुल नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। बाद में यहाँ पर शाओ हान को उसका केक ट्राई करने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर हम हान की न्यू साइड को देखते हैं जहाँ पर रूड हान जब स्माइल भी नहीं क्या करता था, आज वो बहुत हैप्पीली हंस रहा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर शाओ सो रही थी, जहाँ पर तीनों आंटीज डिस्कस कर रहे होते कि आखिर हमें शाओ को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो वो चले जाते हैं शाओ से पूछने के लिए। शाओ कहते कि देखिए ज़्यादा एक्सपेंसिव देने की ज़रूरत नहीं है, आप गिफ्ट्स के बदले प्लस ब्लेसिंग्स भी दे देंगी तो भी वो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए और हान के लिए बहुत ज़्यादा है। शाओ यहाँ पर रेस्टरूम में होती है जहाँ पर वो सोचने पड़ जाती है कि ये फैमिली मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, तो मुझे एटलीस्ट इस घर की क्लीनिंग तो करनी ही होगी। एंड यहाँ पर वो कपड़े धोकर सुखाने लग जाती है, जहाँ पर आंटीज़ को देखकर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड यहाँ पर बैठकर वो उन्हें समझाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर कॉल आ जाता है हान को और वो लोग यहाँ पर हान को चिल्लाने लग जाती है। असिस्टेंट भी हान से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। हान को खुद पता नहीं होता कि आखिर उसकी मॉम, उसकी ग्रैंड मॉम और उसकी ग्रेट ग्रैंड मॉम आखिर उसके ऊपर चिल्ला क्यों रही थी। दूसरा आंटीज यहाँ पर शाओ को समझा रही होती है कि ये सारा काम करने के लिए यहाँ पर हमने स्टाफ रखे, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। शाओ ने समझाने लगती है कि वो लोग शाओ की कितनी फिक्र करते, इसलिए बस शाओ चाहती थी कि वो भी उनके लिए कुछ करें। आंटीज कहती कि ऐसा है तो हमें पहले बोलती, हम बस इतना चाहते कि तुम यहाँ पर अपना ध्यान रखो और हेल्दी बेबीज़ को जन्म दो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हम चाहते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हान घर पर आ जाता है जहाँ पर वो शाओ को समझाता है कि तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी ज़्यादा डांट पड़ी है, जस्ट बिकॉज तुम घर का काम कर रही थी। एंड यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाता है कि उसे भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शाओ कहती कि हाँ बस भी करो, तुम्हारी पूरी फैमिली मुझे इस चीज़ को लेकर लेक्चर दे रही है, अब मैं समझ चुकी हूँ और अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। एंड यहाँ पर हान उससे प्रॉमिस करता है कि वो हर टाइम उसकी साइड लेगा, हर टाइम उसे प्रोटेक्ट करके रहेगा और कोई भी यहाँ पर शाओ को बुली नहीं कर पाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो इवेंट फाइनली आ ही जाता है। एंड यहाँ पर हम शाओ को देखते हैं जहाँ पर शाओ को रेडी करने के लिए हान ने स्पेशली डिज़ाइनर्स को अप्रूव किया होता है। एंड वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं शाओ को रेडी करने के लिए। तो उसने यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि हान से कह रहा था कि आखिर आपने कैसे रिंग्स को डिज़ाइन किया है जिसमें डायमंड्स ही नहीं है, आखिर कौन सी वो लड़की है जिसे डायमंड्स नहीं पसंद होते। हान यहाँ पे बताने लग जाता है कि मेरे शौक कुछ ज़्यादा ही सिंपल है और मैं यहाँ पर उसे ढेर सारे डायमंड रिंग देकर रहूँगा, लेकिन उसके लिए ये चीज़ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एंड यहाँ पर वो रिंग को चेक करने लग जाता है। उसका असिस्टेंट कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है आपको थप्पड़ पड़ने वाला है। हान कहता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं आज यहाँ पर सभी के सामने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके रहूँगा। दूसरे यहाँ पर शाओ जब रेडी होकर आती है तो फिर वहाँ पर शीन आ गई थी उससे मिलने के लिए। यहाँ पर शाओ समझाने लगती कि देखो अब तुम मुझे कुछ भी कह लो, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। शीन कहती कि देखो वो तुमसे शादी बस इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन अगर ये बच्चा नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारी शादी कैंसिल हो जाएगी। एंड यहाँ पर वो उसे धक्का मार देती है जहाँ पर आ जाता है हान उसे बचाने के लिए। एंड शीन के अगेंस्ट वो केस कर देता है, कहता है कि अब तो मैं सीधा तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा। फिर बाद में यहाँ पर वो शाओ को लेकर घर चला जाता है एंड शाओ का यहाँ पर पूरा मूड ऑफ हो जाता है। शाओ को यहाँ पर उस इवेंट में जाना ही नहीं होता। हान कहता है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और स्मॉल इवेंट ऑर्गेनाइज करके रखा है जहाँ पर तुम्हें रोते देखने वाला कोई नहीं होने वाला है। एंड वो उसे लेकर उस स्पेशल जगह पर पहुँच जाता है और उसे नील डाउन कर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। यहाँ पर शाओ भी कंफ्यूज थी। हान कहते कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर ये सब कुछ बेबीज़ की वजह से कर जाऊँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम प्योर है और ट्रांसपेरेंट है एंड मैं ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा हूँ, साथ साथ हमारी पूरी फैमिली के लिए भी। मेरी टॉप प्रायोरिटी हमेशा तुम ही रहोगी। एंड यहाँ पर शाओ से हाँ बोल देती है, जहाँ पर हान उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हुआ था एंड वो होती है शाओ की मॉम डैड की फ़ोटो, जो कि यहाँ पर गर्म पानी के गिरने की वजह से उनकी फ़ोटोज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन हान ने यहाँ पर उन्हें रिकवर कर लिया था। शाओ उस फोटो को देखते इमोशनल होकर उसे सीधा किसी करने लग जाती है
एंड बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं नेक्स्ट डे अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। एंड सर्टिफिकेट आने के बाद शाओ को यहाँ पर स्टमक में पेन होने लग जाता है। एंड टाइम आ जाता है जहाँ पर वो बर्थ देने वाली थी, तो वो उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चला जाता है। एंड यहाँ पर तीनों आंटीज और उनके बेटा हान वेट कर रहे होते हैं उनके अनाउंसमेंट का। इतने में यहाँ पर नर्स आकर उन्हें कंग्रेचुलेट करती है कि यहाँ पर उन्हें 2 क्यूट से सन्स और एक बेबी गर्ल हुई है। वह बाद में वो तीनों बच्चों की ट्रॉली को लेकर बाहर आती है। साथ साथ वो लोग यहाँ पर शाओ को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर शाओ भी बाहर आती है जो कि एकदम प्रॉपर हेल्थ में थी। एंड यहाँ पर हान शाओ को थैंक यू बोलता है उसे एक न्यू लाइफ देने के लिए। साथ साथ यहाँ पर वो आंटीज भी उन्हें प्रेज करने लग जाती है। एंड इसी हैप्पी फैमिली के साथ ये मूवी हैप्पीली यहीं पर खत्म हो जाती है।